सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है लगभग 7.5 लाख का जिस तरह से आप बताया गया है, तो उससे आपको वाकई में लगता है कि ये जो है नौकरियां पैदा करेगा, ये वाकई में लोगों के लिए रोजगार के अवसर लेकर आएगा? ये तो जाहिर है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा इससे, तो इसमें तो कोई शक है नहीं। और इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा इस बजट में दो तीन और चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी को सही रास्ते पे ले आएगा और लोगों को भी उतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। पहली बात इसके अलावा यह है कि जैसे कि इनकम टैक्स रेट्स इन्होंने कुछ इसमें बदली नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगा टैक्स रेट्स में। और इनकम टैक्स को जो उन्होंने ये भी बताया कि 2 साल तक टाइम दे रहे हैं कि अगर किसी ने गलत फाइल किया, गलती से भी अगर कोई डिटेल्स में फाइलिंग करने में, तो 2 साल का उनको समय मिलेगा उसको सुधार करने के लिए। जी। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात और जो महत्वपूर्ण चीज है ये है कि डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर में 68% लोकल कंपनी से वो प्रोक्योर किया जाएगा। तो ये धीरे धीरे पिछले साल 58% था, अब 68% हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे सरकार ये कर रही है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो कि हम बाहर से ऑलमोस्ट पूरा एक्सपेंडिचर पहले होता था, वो अब कम हो जाएगा और धीरे धीरे इसमें आत्मनिर्भरता हो जाएगी। लेकिन ये अब इसमें और भी जो आपने भी बताया कि जो बजट का जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मुझे इसमें दो तीन चीज समय वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा। जी। पहली बात तो यह है कि इन्फ्लेशन जो अभी है, जो ऑल्दो अभी वो आरबीआई का बैंड के अंदर ही है, तो 6% बैंड है आरबीआई का, 2 to 6%, उसके अंडर ही है, करीब 5.5% है। लेकिन इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसमें थोड़ा बहुत इसमें फोकस बिल्कुल नहीं है बजट में। जी। दूसरी बात यह है कि अब पैंडेमिक के वजह से, कोविड के वजह से इनइक्वालिटी काफी हो गया है, बढ़ गया है पिछले 2 साल में। तो इस इनइक्वालिटी को कैसे हम उसको सुधारेंगे, क्योंकि जिसमें ऐसा हुआ है कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब हो गए ज्यादा, और जो अमीर हैं वो अमीर हो गए ज्यादा। तो इसकी इनइक्वालिटी को उसको कैसे उसका रेजोल्यूशन करेंगे, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। और तीसरी बात यह है कि इसमें जो जीएसटी, ऑल्दो जीएसटी है अपना, जीएसटी काउंसिल इसमें विचार करते हैं, लेकिन जीएसटी का कम से कम इतना तो ये सिग्नल देना चाहिए था कि इसको टैक्स रेट्स को कैसे रैशनलाइज करेंगे या उसका कवरेज कैसे इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वो तो जीएसटी पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेस तो उसमें सब्स्यूम हो गया है ना। मैं आपके पास अशोक झा जी एक और सवाल, क्योंकि आप हमारे साथ पूरे लंबे वक्त तक नहीं रहने वाले हैं, एक और सवाल मैं आपका लूंगी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि महंगाई और असमानता का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं इस बजट में एड्रेस नहीं होता दिख रहा है। रोजगार सृजन जरूर होगा। एक और दूसरी दिक्कत है जो सरकार के सामने लगातार चुनौती बनी हुई थी, वो थी किसानों की और कृषि क्षेत्र की। जिस तरह से सरकार ने कहा है, तीनों कृषि कानून तो वापस हो गए, लेकिन सरकार ने कहा कि 2,37,000 करोड़ एमएसपी के लिए मतलब रखे हैं। तिलहन के प्रोडक्शन पर जोर दिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर को डिजिटलाइजेशन से जोड़ा जाएगा, यानी किसान के पास सीधा पैसा पहुंचेगा। तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान में जो कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म्स की जरूरत है किसान को अपलिफ्ट करने के लिए, क्या उसके लिए काफी होगा? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ काफी होगा, क्योंकि एमएसपी में भी जो है, अब एमएसपी सरकार हर एक साल 23 क्रॉप्स में ऐलान करती है, लेकिन उसमें बेसिकली एमएसपी दिया जाता है राइस, व्हीट और थोड़ा शुगर केन को। तो अब एमएसपी का अगर मनी ट्रांसफर भी हुआ फार्मर्स को, तो सिर्फ ये 3 क्रॉप्स के ही हुए ना। और ये 3 क्रॉप्स जो भी उसमें भी जो पंजाब के फार्मर्स हैं, हरियाणा के फार्मर्स हैं, उत्तर प्रदेश के फार्मर्स हैं और थोड़ा मध्य प्रदेश के फार्मर्स हैं, उन्हीं को मिलता है एमएसपी। तो ये इसमें तो उनको कोई संतोष होगा नहीं। जी
ठीक है अशोक झा जी, आपने हमारे पास ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे जो थे इस पर हमसे बातचीत की है। हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं, अपने दूसरे मेहमानों को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ गुरु प्रकाश हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। गुरु प्रकाश जी, आप झा साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है रोजगार बढ़ेंगे अगर आप इतना मोटा 7.5 लाख करोड़ रुपए का अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लेकिन महंगाई और असमानता उसके लिए आपके बजट में कुछ नहीं है। देखिए पिनाज जी, सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो सदन के फ्लोर पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि मेरी सरकार गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचितों की सरकार रहेगी। और पिछले 7 वर्षों में हमने ये कमिटमेंट देखा है और यही कारण रहा है कि 2014 के चुनाव हो, 2019 के चुनाव हो और बीच में बहुत सारे विधानसभा चुनाव हुए, हमें भारी मात्रा में जनादेश के माध्यम से लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज के बजट में विशेष रूप से किस प्रकार ये सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी बजट है, इसको समझने की आवश्यकता है। जब आवास योजना की बात होती है उसके लिए 48,000 करोड़ का अलग आवंटन किया जाता है। हर घर नल योजना की बात होती है, अभी झाजी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि भाई पैंडेमिक कंटेनमेंट को लेकर के आज मैं ये कहते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है पिनाज जी आपके शो पे कि आज भारत में 90% से अधिक लोगों को पहला डोज लग गया है, 75% से अधिक लोगों को 2 डोजेस लग गए हैं और ये सुरक्षा कवच ही एक प्रमुख कारण था जिसकी वजह से तीसरी लहर की मार में नहीं पड़ी। समस्या है वो दूर हो जाएगी, असमानता की जो समस्या का जिक्र झा साहब कर रहे थे, क्या वो दूर हो जाएगी? जिस तरह से पेंडेमिक में जो गरीब है वो और गरीब होता चला गया, बहुत ही कम लोग सस्टेन कर पाए, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी पीछे छूट गया, तो क्या वो सस्टेन हो जाएगा? ये सवाल था झा जी का। आपने जो बहुत अच्छे काम किए हैं, नल, पानी, बिजली और वैक्सीनेशन लगवाना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इन दो मुद्दों पर भी बात करें। बिल्कुल, मैं उस पर आ ही रहा था। पिनाज जी देखिए, ऐसा है ना कि जब सरकारी नौकरी की बात करूंगा और स्वरोजगार की बात करूंगा, क्योंकि इन दो क्षेत्रों से आप लोगों को काम करने का अवसर देते हैं, तो स्वरोजगार के क्षेत्र में 29.5 करोड़ लोगों को पिछले 7 वर्षों में मुद्रा का लोन मिला है। उसमें 60% ओबीसी, SC, ST हैं और 55% महिलाएं हैं। पहली बात। अब सरकारी नौकरियों की बात करते हैं। हमारे ऊपर बहुत आरोप लगता है, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, आपके दर्शकों के सामने। 2007 से 14 यूपीए की सरकार थी, 6,18,000 सरकारी नौकरी दिए गए थे। 2014 से 21 में 6,80,000 सरकारी नौकरी दिए गए हैं, 70,000 सरकारी नौकरी ज्यादा दिए गए हैं। 29.5 करोड़ लोगों को मुद्रा के माध्यम से सशक्त किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, रेडी पटरू वालों को कोई पूछना नहीं था, स्ट्रीट वेंडर्स को कौन पूछता था? स्ट्रीट वेंडर्स को भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से हम सशक्त करने का काम कर रहे हैं। ई श्रम पोर्टल पे 6.5 करोड़ से अधिक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्या वाकई में जो हमारी जनसंख्या है उसके अनुपात में जिन नौकरियों का वादा किया जा रहा है, क्या वो काफी होगा? और ये तमाम बातें लेकर अभय दुबे जी मैं आपके पास आऊंगी। जाहिर सी बात है, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपका काम है बजट की आलोचना करना और वही मुफीद भी है, लेकिन तमाम लोग जो इस बजट में खामी भी गिना रहे हैं और तारीफ भी बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम सरकार ने आने वाले 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए कोई लोक लुभावन बजट पेश करने की कोशिश नहीं की। आप सहमत हैं? देखिए, सरकार अब उतनी लोकप्रिय रही भी नहीं जनता की। मैं तो हतप्रभ हूं। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्लानिंग कमीशन को यह कहकर खारिज किया था कि क्यों 5 साल में हम योजना बनाएं, और आज वो 25 साल के ख्वाब दिखा रहे हैं, झूठे ख्वाब। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने अभी किसानों से बात प्रारंभ की तो फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो 1,40,000 करोड़ रुपए का रिवाइज एस्टिमेट था, उसको कम करके 1,05,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए कम करने का अर्थ होता है कि फिर किसानों की इनपुट कॉस्ट को बढ़ा देना। फूड की सब्सिडी 2,86,469 करोड़ थी, उसको 2,06,000 करोड़ रुपए करना। इसका अर्थ है कि इन राज्यों के 5 चुनाव खत्म होने के बाद जो मुफ्त का राशन है वो बंद कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो सब्सिडी 6,517 करोड़ थी, वो 5,813 करोड़ रुपए का कर देने का अर्थ है कि 5 राज्यों के चुनाव समाप्त होने के बाद फिर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। आश्चर्य है, हेल्थ तक में या ग्रामीण विकास में कोई बढ़ोतरी इन्होंने नहीं की। ये बड़ी बड़ी बातें करने के अभ्यस्त हैं। आपको याद है इन्होंने कहा था कि हम NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं और 111 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए। अब उस पर बात नहीं करते, अब कहते हैं 100 लाख करोड़ रुपए के हमने वो शक्ति मिशन, एक PM शक्ति
कोई स्कीम की बात कर रहे हैं 100 लाख करोड़ रुपए की। मेरे पास ये स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री का डेटा पड़ा है जो 1668 प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करता है। 150 करोड़ 1687 प्रोजेक्ट्स हैं 150 करोड़ रुपए के ऊपर। वो ये बता रहे हैं कि जो कॉस्ट ओवररन है, मतलब जिनकी एस्केलेशन हो गया, जो ठप पड़े हैं, जिनके की कीमत बढ़ गई, वो है 4 लाख करोड़ रुपए। 22 लाख करोड़ से 26 लाख करोड़ हो गए। और टाइम ओवररन मतलब जिनका समय पे से करना था, समय से पूरा नहीं हो पाया, उसकी कीमत बढ़ गई, वो 3 लाख करोड़ रुपए। तो 60 लाख करोड़ रुपए तो एस्केलेशन यही है। और ये बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करेंगे। मैं आश्चर्यचकित हूं। इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ 20 लाख के लगभग किसानों का डेटा दिया कि उसको हम 2,37,000 करोड़ रुपए खाते में ट्रांसफर करेंगे। मेरे पास ये डेटा पड़ा है पिछले साल का, मतलब पिछले साल से भी कम करने वाले प्रधानमंत्री जी। 1 करोड़ 31 लाख को तो पैडी में दिया था आपने। चलिए, आप किसानों का जिक्र कर रहे हैं तो हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ किसान नेता भी है। एक आखिरी बात, नहीं आखिरी बात मुझे कहना दीजिए। मैं आऊंगी आपके पास, सबको एक एक मौका तो दे दूं मैं। देखिए, किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई है।